हाँ जी बेटा, कल तक हम लोग ने रेक्टिफिकेशन ऑफ सॉरी अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने डिसऑनर के केस के 2 केसेस कर लिए थे बेटे। चलिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा इधर करो, यहाँ से, इधर से नहीं, यहाँ से कर दो, यहाँ से हो जाएगा। बस बस ठीक। लिखो बेटा केस नंबर 3। व्हेन द बिल इज सेंड टू द बैंक, क्या हुआ ये? व्हेन द बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, when the bill is sent to the bank for collection। तो बेटा सबसे पहला ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हुआ। ए के बुक्स में एंट्री क्या हुई? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपीस? 10,000। बी की बुक्स में एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। ओके बेटा, लिख लें, आप लोग लिख लें, मेरे साथ साथ लिख लो। चलो पहले ए की और बी की बुक्स में लिख लो, वहां नहीं दिख रहा है तो। चलो नंबर 2, तो ए की बुक में बी आर बनाने की एंट्री होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी ऑफ रुपीज। तो बी की बुक में एंट्री क्या होगी? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है बेटा ना। ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ए ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, सॉरी सेंड फॉर कलेक्शन भेजा। आपको एंट्री सिखा रखी है ना मैंने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है बेटा, क्या इसकी कोई एंट्री बी के बुक्स में होगी? नो सर। अच्छा अभी बिल देखो बैंक के पास पड़ा है, बैंक ने पैसे किससे मांगे बेटा? बी से, और बी ने कहा सॉरी मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। बैंक इस बिल को नोटरी पब्लिक से नोटिंग चार्जेस पे करके डिसऑनर डिक्लेयर करवाएगा, और बदले में बैंक ने क्या पे किया होगा? नोटिंग चार्जेस। बैंक ये बिल हमको दे देगा और हमारे अकाउंट में से 100 रुपए नोटिंग चार्ज के निकाल लेगा। हम ये बिल किसको लौटा देंगे? बी को। तो ए की बुक्स में बी को वापस से बिल लौटाने या वापस से बी को डेटर बनाने की एंट्री होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यानी अगर पैसा आता आपके पास तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन करते। अब पैसा तो आया नहीं, ये वाला बिल जो अपन ने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा था उसे हम वापस से किसको दे रहे हैं? बी को। और बैंक ने हमारे अकाउंट से कितने पैसे निकाल लिए हैं? 100 रुपए। इसलिए अपन 100 रुपए से बैंक को क्रेडिट करेंगे, जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था 10,000 का उसे क्रेडिट करेंगे बेटा, और बी से हम नेट में कितना पैसा मांग रहे हैं? 10,100। वापस समझाता हूँ, ध्यान से देखो। थर्ड एंट्री आपको समझ में आई? थर्ड नंबर की एंट्री, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्ड नंबर एंट्री? सर यू आर सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो जो बी आर आपके पास सेकेंड नंबर एंट्री में था वो आपके पास तो रहा नहीं, वो आपने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। अंडरस्टैंडिंग ना बेटा? अगर आपको फोर्थ नंबर एंट्री में पैसा मिल जाता तो आप एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ था उसे क्रेडिट करके क्लोज कर दिए होते। लेकिन बी ने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो जो थर्ड एंट्री थी उसमें जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट बैलेंस था उसे समहाउ कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। तो आपने थर्ड एंट्री में डेबिट हो रखे बिल सेंड फॉर कलेक्शन को फोर्थ एंट्री में क्रेडिट करके क्या कर दिया बेटा? कैंसिल कर दिया। ये बिल का पैसा प्लस जो बैंक ने आपके अकाउंट से 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के लगा दिए, कुल मिलाकर आप किससे मांगोगे? बी से। स्पीक द एंट्री, बी अकाउंट डेबिट 10,100 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 टू बैंक ₹100। अगर इंडिविजुअली समझे तो आपने बी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि आप बी से पैसे मांगते हो। कितने मांगते हैं? पुराने वाले 10,000 तो बिल के, और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के। बी के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गई बात बेटा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट क्यों किया? सर जो अकाउंट आपके बुक्स में पहले से डेबिटेड था उसे आपको बुक्स में से कैंसिल करना है, गायब करना है, तो आप क्या करेंगे? उसे
क्रेडिट करोगे तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ जाएगा। क्योंकि बैंक ने आपके अकाउंट में से 100 रुपए निकाले हैं तो आपका बैंक अकाउंट बैलेंस डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज। तो आप भी अपने बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ताकि अपना बैलेंस भी डिक्रीज कर सके। आगे बेटा बात समझ। लेकिन अगर अपन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी की बुक्स में जो बीपी नाम की लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो कर रही थी उसे कैंसिल करना पड़ेगा अपने को। एंट्री बोलिए बेटा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू ए रुपीज 10,100। कुछ समझ में आया बेटा? ए ने तो बी को क्या बनाया? डेटर। और बी ने ए को क्या बनाया? क्रेडिटर। बीपी जो पहले बी की बुक्स में सेकेंड नंबर एंट्री में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था वो किसी काम का नहीं है। अगर बी पैसा दे दिया होता तो बीपी टू बैंक होता। बी ने पैसा नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी जो पुराने बीपी के नाम से खड़ी थी वो किसी काम की नहीं रही, इसलिए अपन बीपी को क्या कर देंगे? क्रेडिट से डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई? बीपी अकाउंट डेबिट। अच्छा, नोटिंग चार्ज का बर्डन किसके ऊपर आएगा? देखो ध्यान से देखो, किसकी बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट बैलेंस दिख रहा है? बी। और ये कुल मिलाकर 10,000 रुपए का बिल, 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस, यानी कुल मिलाकर 10,000 100 रुपए बी किसको देने वाला है? ए को। ए के ए जो होगा वो बी का क्रेडिटर बनेगा, इसलिए क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 10,000 100 रुपए से। एग्रीड बेटा? फटाफट नोट कर लें। लिख लिया बेटे? ये अपना डिसऑनर के केस में थर्ड केस हो गया। अब लास्ट केस कौन सा बचा है? व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, जो अपन बिल के ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर देते हैं? किसी तीसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। केस नंबर 4 लिखे बेटा। व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। अच्छा, जैसे ही मैं एंडोर्समेंट का नाम लूंगा, हमारे वाले एग्जांपल में ए बी के बाद में एक थर्ड पार्टी कौन सी आ जाएगी? सी। चलिए, क्या शुरू के दो ट्रांजेक्शन की कोई भी एंट्री सी की बुक में होगी क्या बेटे? अच्छा, एक बार सेकंड नंबर एंट्री देखिए ए की बुक में। बी आर नाम की एसेट किसकी बुक में दिखाई दे रही है आपको? ए के पास। मैंने पहले भी समझाया था बेटा, वापस बोलता हूँ। ए को पैसे देने थे सी को, यानी सी वॉज द क्रेडिटर ऑफ ए। अगर ए सी को नकद में पैसा देता तो आप ए की बुक में एंट्री क्या करते? सी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा आप चेक इशू किए होते तो सी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आ गई? लेकिन सी ने पैसा कैश में नहीं लिया, बैंक में नहीं लिया, जबकि उसे तो क्या मिला? ए से बी आर। तो ए जब सी को बी आर ट्रांसफर करेगा तो ए की बुक में एंट्री क्या होगी? सी अकाउंट डेबिट टू, शाबाश। नकद देता तो सी टू कैश, चेक देता तो सी टू बैंक। ना नकद दिया ना चेक दिया, क्या दिया बेटे? बी आर। तो सी अकाउंट डेबिट टू
बी आर। आई बेटे बात समझ? क्या इस ट्रांजेक्शन में बी शामिल है क्या? क्या आया सी के पास? बी आर आया। एंट्री बोलिए, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, कितना रुपीज? 10,000। क्लियर है बेटा? अब देखो बिल का मालिक कौन बन चुका है। ड्यू डेट पे सी पैसे किससे मांगेगा और बी ने पैसे देने से मना किया। सी सबसे पहले किसके पास जाएगा? नोटेरी पब्लिक। क्या पे करेगा? नोटिंग चार्जेस। सपोज सी पेड ₹100 फॉर द नोटिंग चार्जेस। दिमाग लगाओ बेटा, सी ए को जानता है या बी को जानता है? सी ए से क्या बोलेगा कि तुमने जो मुझे बी आर दिया था उसका पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ। अब मैं तुमसे पुराने वाले 10,000 तो मांगता ही मांगता हूँ, और तुमने मुझे ऐसी पार्टी का बिल दिया जिसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, तो मुझे अपनी जेब में से ₹100 नोटिंग चार्जेस क्यों देने पड़ गए? तो सी ए से पुराने 10,000 प्लस नए ₹100 यानी कुल मिलाकर 10,100 की अमाउंट मांगेगा बेटा। तो सी की बुक में एंट्री क्या होगी बिल के डिसऑनर की? ए अकाउंट डेबिट। ए को डेबिट कितने से करेगा बेटा? 10,100 से। उसके पास जो बी आर आया हुआ था वो बी आर वो उसे वापस कर देगा। कितना रुपीस होगा? और उसकी जेब में से ₹100 किस बात के लग गए? नोटिंग चार्जेस। कल मैंने समझाया था ना मोहित, रुद्र और मेरा वाला एग्जाम्पल। सी जो है वो बी को नहीं जानता बेटे, वो तो किसको जानता है? ए को। तो अगर अपन सी के हिसाब से देखें, पहले ए को डेबिट क्यों किया? आंसर सोचिए, सी ने ए को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सी को ए से पैसा लेना है। अब बताइए 10,000 ₹100 से क्यों किया? सर पहले से कितना मांगता था? 10,000। अभी अभी किसके मांगेगा? ₹100 नोटिंग चार्ज। बात समझ में आ गई? उसने बी आर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि पहले से बी आर नाम की ऐसे डेबिट बैलेंस दिखा रही थी, अब वो किसी काम की नहीं रही, तो उसे डेबिट से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। उसने कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उसकी जेब में से ₹100 नकद के खर्च हुए कि नहीं हुए? सी ये फर्जी बी आर किसको लौट आएगा? ए को। ए किसको लौट आएगा? अच्छा, सी ने ए से कितना मांगा? 10,100। ए भी बी से कितना मांगेगा? 10,100। कहना ही से ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को 10,000 ₹100 बी से लेने हैं और ए को 10,000 ₹100 सी को देने हैं, ये मान सकता हूं ना? और ऐसा बोले तो बी से लेना है, सी को देना है। क्या बोलेंगे? बी से लेना है, सी को देना है। जिस पार्टी से लेना है यानी बी से लेना है तो बी को डेटर बना दिया जाए। डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। सी को देना है, जिस पार्टी को हम पैसा देंगे उसे क्या बना लें? क्रेडिटर। तो सी को कर दें क्रेडिट। एंट्री बोलिए बेटे। बोलो बोलो, बी अकाउंट डेबिट टू सी, कितना रुपीस? 10,100। आ गई बेटे बात समझ? और बी की बुक्स में तो एक ही एंट्री लिखना बाकी है, पुराने वाले बीपी को कैंसिल करना, नोटिंग चार्जेस का बर्डन अपने सर पे उठाना, और ये 10,000 प्लस ₹100 वो किसको देगा? ए को। कुछ समझ में आई बेटे बात? दोबारा समझते हैं एक बार। शुरू की दो एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ने अपना बिल किसको एंडोर्स कर दिया? सी को। ए ने बिल दिया है सी को, बी आर दिया। एंट्री बोलिए, थर्ड एंट्री ए की बुक में, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। बी आर किसके पास आया? किससे आया? एंट्री बोलिए, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। ओके। अगर सी को पैसे मिल जाते तो सी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर करके कहानी खत्म करता। सी ने पैसा मांगा, बी ने पैसा नहीं दिया। सी सबसे पहले क्या पे किया? नोटिंग चार्जेस। और सी ने किसको कॉल लगाया कि तुमने मुझे जिस पार्टी का बी आर एंडोर्स किया था उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं तुमसे पुराने 10,000 तो मांगता ही मांगता हूँ, साथ ही साथ ₹100 के नोटिंग चार्ज का पैसा भी और मांगता हूँ। तो सी किसको डेटर बनाएगा? ए को। कितने रुपीज से? 10,100। क्या रिटर्न कर देगा उसे? उसका बी आर। और ₹100 किसके चार्ज कर लेगा? नोटिंग चार्जेस। स्पीक द एंट्री, ए अकाउंट डेबिट 10,100 टू बी आर 10,000 टू कैश ₹100। आ गई बात समझ? ए को समझ में आ गई कि जैसे सी उससे पैसे मांगता है, यही पैसे उसे किससे लेने हैं? जिससे लेना है उसे डेबिट, जिसको देना है उसे क्रेडिट। बी से लेना है, बी को डेबिट कर दो, सी को देना है, सी को क्रेडिट कर दो। एंट्री बोलो, बी अकाउंट डेबिट टू सी। आई बेटे बात समझ? बी की बुक्स में पुराना बीपी का पेमेंट अगर वो कर देता
तो एंट्री करता बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस बीपी का पेमेंट नहीं कर सकता और इस बिल का कोई लीगल ओनरशिप अब बची नहीं है, बिल तो डिसऑनर हो गया ना बेटा। जैसे ही 3 महीने 2 महीने एक्सपायर हो गए तो बिल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही। आप बीपी नाम के लायबिलिटी को कैंसिल कर दें, तो बीपी क्रेडिट था उसे क्या कर दें, डेबिट। तो बीपी अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्ज का बर्डन अल्टीमेटली किसके सर पे आएगा, बी। इसलिए देखो नोटिंग चार्ज डेबिट बी की बुक्स में ही हो रहा है और ये कंप्लीट 10,000 प्लस 100 रुपए किसको लौट आएगा बेटे, ए को। पूरी एंट्री बोलिए, बीपी अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 टू ए अकाउंट रुपीज 10,100। अंडरस्टूड बेटा? फटाफट नोट करें, शुरू से करना, टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन अच्छे से नोट करना। नोट कर लिया बेटा? अब एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब ए और बी में पहले से कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, पहले से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था, ना खरीदने का बेचने का, तो क्या ए और बी के बीच में कोई डेटर या क्रेडिटर का रिलेशन था? ना ए बी को जानता था ना बी ए को जानता। बट वेन एवर ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए की बुक में बी नाम का पर्सन क्या बन गया, डेटर। और बी की बुक्स में ए नाम का पर्सन क्या बन गया, क्रेडिटर। डेटर्स का बैलेंस क्या होता है बेटे, डेबिट। और क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो बी तो क्या हुआ, डेबिट। और सी क्या हुआ, ए क्या हुआ, क्रेडिट बी की बुक्स में। लेकिन जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, बी वापस से क्या बन गया, डेटर। और ए वापस से क्या बन गया, क्रेडिटर। यानी बिल जैसे ही डिसऑनर हो जाता है, दोनों के पार्टी के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन वापस से बन जाता है। अभी ए बी से नेट में कितना मांगने को रेडी है, 10,000, 100 रुपए। बी ने पैसा क्यों नहीं दिया, इसका कारण भी जानना जरूरी है। बी या फ्यूचर में पैसा देगा या नहीं देगा, तो पहले ये देखो कि बी ने आज पैसा क्यों नहीं दिया। दो कारण हो सकते हैं, या तो बी इंसॉल्वेंट हो गया है। बी क्या हो गया बेटा, तो पैसे मिलेंगे कैसे, बेचारा वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। या फिर बी के पास अभी देने के लिए पैसे नहीं थे, या उसने दादागिरी करी, नहीं दूंगा पैसे बाद में दूंगा।
तो दो केस हो सकते हैं, या तो इंसॉल्वेंसी या फिर कोई अदर केस। लिखो एक लाइन छोड़कर, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल, RENEWAL, RENEWAL, रिन्यूअल ऑफ बिल। ए ने बोला बी तुमने पैसे मेरे नहीं दिए, बताओ अब क्या करोगे। बी ने कहा 2 महीने बाद दूंगा। ए ने बोला यार गलत बात, तेरे को अगर पैसे नहीं देने थे तो तू मुझसे उधार में माल खरीदता मत खरीदता। 3 महीने बाद तुझे मुझे पैसा देना चाहिए था, अब कहता है मैं 2 महीने बाद दूंगा। इसकी क्या गारंटी है कि तू मुझे 2 महीने बाद पैसा देगा ही देगा। बोले क्या टेंशन है, आप मेरे ऊपर क्या बना दो, एक नया बिल बना दो, दे दूंगा। मैंने कहा यार 2 महीने बाद मुझे पैसा देगा, तो जो पैसा मुझे आज मिलना चाहिए वो 2 महीने बाद मिलेगा, तो मुझे इंटरेस्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा। बीने का डोंट वरी, आप मुझसे क्या चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट। लिखो बेटे रिन्यूअल ऑफ बिल में, आफ्टर फेलियर, आफ्टर फेलियर in making the payment of the bill, after failure in making the payment of the bill, drawee can request, drawee can request for another bill, for another bill, for another term, for another bill, for another term, full stop. In such case, in such case, the drawer can demand, the drawer can demand interest, the drawer can demand interest from drawee, from drawee, full stop. Such interest, such interest will be calculated on the outstanding amount. Such interest will be calculated on outstanding amount for the term of the bill, for the term of the bill. Interest, full stop करके लिखना, interest is calculated as follows. Interest is calculated as follows. Interest is equals to outstanding amount multiply by rate upon 100 multiply by term of bill, oh sorry, upon 12 months oblique 365 days. Outstanding amount multiply by rate upon 100 multiply by term of bill upon 12 months oblique 365 days. लिख लिया बेटा ना। देखो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है बेटा, पहले ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो कितने रुपए का हुआ था, क्योंकि बिल क्या हो गया था, डिसऑनर, तो 100 रुपए का क्या लगा, तो ए को बी से कुल मिलाकर कितने पैसे रिकवर करने थे, 10,100। बी ने कहा ये पैसे मैं तुम्हें 2 महीने बाद पे कर दूंगा। ए ने कहा ठीक है 2 महीने का बिल बना देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे 12% का क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट। बी ने कहा यस कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे करूंगा। तो अपन जब क्या निकालेंगे बेटा, इंटरेस्ट। तो फिलहाल ए और बी के बीच में आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी दिखाई दे रही है, 10,100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%। ये मेरा एग्जाम्पल था बेटा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा 8%, 9%, 10% जो होगा वो करेंगे।
अच्छा, नया बिल कितने मंथ्स का बन रहा है? 2 महीना। अच्छा, 2 महीने का ही इंटरेस्ट क्यों चार्ज होगा? क्योंकि जो पैसा आज मिलना चाहिए था, अब वो दूसरे बिल के पेमेंट के टाइम पे कितने महीने बाद मिलेगा? 2 महीने बाद। तो ऑब्वियस ही बात है, इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ना बेटा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर अपन करके देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो कुछ 202 रुपए निकल कर आएगा। समझ में आ रही है आपको भी? अच्छा, दूसरा केस। अभी फिलहाल आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो कितने का दिखाई दे रहा था बेटे? 10,100। जैसे मान लीजिए मैं ए हूं और रुद्र जो है वो बी है। मैंने कहा भाई बी, लाओ मेरे 10,000 100 रुपए दो। 10,000 तो पुराने बिल के और 100 रुपए नोटिंग चार्ज। बी ने कहा यार सर ए, मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए पूरे पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा पार्ट पेमेंट में मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बोले कैसे? बोले ये 4,000 प्लस 100 रुपए तुम अभी ले जाओ, बाकी के 6,000 मैं तुम्हारे को 2 महीने बाद दे दूंगा। अब बताइए, मुझे 10,000 100 रुपए 2 महीने बाद मिलेंगे या 6,000 2 महीने बाद मिलेंगे? तो मुझे रुद्र से यानी बी से, ड्रॉई से पार्ट पेमेंट में कुछ पैसा एडवांस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो अभी फिलहाल कितने रुपए से रिड्यूस हो जाएगा? 4,100 रुपए। तो मेरे और ड्रॉई के बीच में आउटस्टैंडिंग फिगर कितना होगा बेटा? 6,000। तो अपने अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, और कितने महीने का बिल है? 2 महीने का। अगर अपन कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट का वैल्यू 120 रुपए आ गया क्या? अच्छा सर, क्या ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमारे को? यस, क्वेश्चन में बोलेगा कि ड्रॉई ने पार्ट पेमेंट इतने रुपए का कर दिया। अगर बोलता है पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं किया, तो बस अपन ये मान लेंगे कि जितना बिल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था प्लस 100 रुपए या 200 रुपए जो भी क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज का देगा वो अपन ऐड करेंगे। दैट वुड बी अवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आई बेटे बात समझ? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर चाहे पहले वाला केस हो जहां पे इंटरेस्ट 202 रुपए का था, चाहे दूसरा वाला केस हो जहां इंटरेस्ट 120 रुपए का था, इंटरेस्ट तो निकालना आ जाएगा, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इंटरेस्ट की अकाउंटिंग आपको दो तरीके से करनी है। पहले तो आप इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करेंगे बुक्स में रिकॉर्ड करने पर। इंटरेस्ट को हमेशा चार्जिंग कर एंट्री पास करनी है, यानी पहले ए इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेगा, साथ ही साथ बी भी उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेगा। लिखो इसमें, द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड, the following entry will be passed in the books of drawer and drawing, in the books of drawer and drawing। लिख लिया? लिखिए नंबर 1, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, 3 लाइनें आपको बनानी है, मतलब कि एक लाइन बीचों बीच ड्रॉ करेंगे, उसमें लेफ्ट साइड में क्या लिख लेना? ड्रॉर। राइट में क्या लिख लेना? ड्रॉइंग। अब मैं देखो एंट्री मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा? किससे करेगा? ड्रॉअर जिससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी ड्रॉअर को पैसा ड्रॉई से मिलेगा या मिलने वाला है। जिस पार्टी से ड्रॉअर को इंटरेस्ट लेना है वो पार्टी ड्रॉअर का डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा? डेटर। डेटर्स का बैलेंस क्या होता है? करेक्ट बेटा। अच्छा, इंटरेस्ट ड्रॉअर की इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम्स डीआर होती है या सीआर? परफेक्ट एंट्री बन जाएगी हमारी। ड्रॉअर को इंटरेस्ट किससे लेना है? ड्रॉई से। तो ड्रॉई को डेटर बना लो, और इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट ड्रॉअर की क्या हो गई? इनकम, इसलिए इंटरेस्ट को क्या कर दो बेटे? क्रेडिट। बात समझ में आ गई? तो ड्रॉअर की बुक में एंट्री होगी, लिखो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ड्रॉअर की बुक में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चलिए अब अपन लोग दिमाग लगाएंगे ड्रॉई के केस में। अपन लोग ड्रॉई बन जाते हैं। बेटा हमें इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट लेना है? हम किसको इंटरेस्ट देंगे? ड्रॉअर को इंटरेस्ट देंगे। हम ड्रॉअर को इंटरेस्ट देंगे।
तो हम जिस पार्टी को पैसा फ्यूचर में पे करेंगे वो आज की तारीख में हमारा डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा। क्रेडिटर्स बिजनेस की एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस डीआर या सीआर। तो सीआर किसको कर देगा, ड्रॉई, ड्रॉअर को। अच्छा, इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है कि इनकम, एक्सपेंसेस डीआर या सीआर। एंट्री बन गई हमारी। ड्रॉई की बुक में एंट्री लिखिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। पहले बताओ बात समझ में आई क्या? ओके बेटा, अब इसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखो पॉइंट नंबर 2। इफ ड्रॉई, if drawing pays the amount of interest, if drawing pays the amount of interest immediately, if the drawing pays the amount of interest immediately, ड्रॉअर ने कहा मैं तेरे पर नया बिल तभी बनाऊंगा जब मैं तुझसे जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो इंटरेस्ट तू मुझे इमीडिएटली पे कर देगा, वरना मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। ड्रॉई ने बोला नहीं नहीं, आप जो भी मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2 महीने का 3 महीने का, वो इंटरेस्ट मैं तुम्हें इमीडिएटली क्या कर दूंगा, कैश में पे कर दूंगा। तो ड्रॉअर की बुक में देखो, पैसा ड्रॉअर किससे मांग रहा था, ड्रॉई से, और वो ड्रॉई ने इंटरेस्ट का पैसा इमीडिएटली दे दिया। तो ड्रॉअर की बुक में एंट्री क्या होगी, कैश, और बैंक के लिए आप सिंपल कैश लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और ड्रॉई की बुक में एंट्री होगी, ड्रॉई किसको पे कर रहा है बेटा इंटरेस्ट, तो ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई और ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके बेटा, नोट डाल के लिखे नीचे, if interest is not immediately paid off, if interest is not immediately paid off, then the amount of interest, then the amount of interest, then the amount of interest will be added, will be added in the amount of new bill, will be added in the amount of new bill। यानी कि देखो बेटे, अभी ए बी से कितने रुपए मांग रहा था, 10,100 रुपए। मान लो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना बना, 202 रुपए। अगर ट्रॉई इंटरेस्ट का पेमेंट इमीडिएटली दे देगा तो फिर नया बिल कितने का ही बनेगा, 10,100 रुपए का बनेगा। ड्रॉई कहता है मैं इंटरेस्ट के साथ में तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। तो इन्हें कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पर बिल भी कितने का बनाऊंगा, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो कितना था आउटस्टैंडिंग, 10,100, प्लस इंटरेस्ट कितने का, 202। तो नया बिल जो है वो कितने का बन जाएगा, 10,302 रुपए। देखो नोट में मैंने आपको ये डाल के लिखवाया है, बोलिए जरा पढ़ के बताइए। तो नया बिल जो बनेगा वो 10,302 का बनेगा बेटा, पक्का। अब एक लाइन छोड़कर लिखें, अभी अपन लोग थ्योरी लिख रहे हैं बेटे, जब हम लोग आगे जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो जितना अपन ने पढ़ा है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगी। रिटायरमेंट ऑफ बिल, ये एक नया टॉपिक आया है, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ए ने बी के ऊपर जो बिल लिखा वो कितने मंथ्स का लिखा, या एक काम करते हैं इसको 3 मंथ्स बनाते, 3 मंथ्स का बिल लिख दिया। बेटा 2 महीना क्या हो गया, एक्सपायर हो गया।
2 महीने एक्सपायर हो गए, कितने महीने बचे? बी के पास पैसे पड़े थे, बी किसके पास आया? ए के पास। और ए को एक ऑफर देता है कि ए, जो मुझे पैसा आज के 1 महीने बाद तुम्हें देना है उस बीपी के बदले, तुम चाहो तो वो पैसे मैं तुम्हें आज ही दे सकता हूं। बोलिए ए खुश होगा कि नहीं होगा? बोले यार जो पैसा 1 महीने बाद आएगा वो आज ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ले लो। ए ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल दे दो। तो बी ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरी जेब में से पैसे कितने महीने बाद निकलते? 3 महीने बाद। वो मेरी जेब में से पैसे कितने महीने बाद निकल जाएंगे? 2 महीने बाद। यानी मैं तुम्हें कितने महीने पैसे अर्ली पे कर रहा हूं? 1 महीना। तो मुझे 1 महीने का बैंक में पैसा जल्दी निकालने पर इंटरेस्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हें मुझे कुछ रिबेट अलाउ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? लिखना शुरू करो। समटाइम्स, समटाइम्स रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर थोड़ी बोला है मैंने। मैंने क्या बोला था? बिल ही बोला था ना। हाँ अरे बाबा, बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल। मेरे को लगा मैंने, जुकाम तो लग रही है, दिमाग सेंटर में है कि नहीं मेरे। रिटायरमेंट ऑफ बिल ही बोला था ना। हाँ बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल ही है यश। समटाइम्स, इतना लिखा आपने बस। ड्रॉई ऑफर्स, sometime Droy offers to make the payment of the bill. Sometime Droy offers to make the payment of the bill before maturity date. Before maturity date. Full stop. In such case, some rebate is allowed. In such case, some rebate is allowed by drawer to drawee for the period of early payment. For the period of early payment. लिख लिया बेटा? लिखो rebate is equals to amount of bill multiply by rate upon 100 multiply by remaining term of bill upon 12 months oblique 365 days. अब एक काम कीजिए, एक बार जो डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, वो कॉपी में देखिए एक बार। आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एक फॉर्मूला बोलो डिस्काउंट का। अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टर्म ऑफ बिल अपॉन 12 मंथ्स और 365 डेज। बेटा सेम ही आ गया कि नहीं आ गया? फर्क कितना है? वहां मैंने डिस्काउंट बोला था, यहाँ मैंने क्या बोल दिया? रिबेट। सेम फॉर्मूला क्यों है? वहां पर ड्रॉर ए से बिफोर मैच्योरिटी, ड्रॉर जो है वो बैंक से बिफोर मैच्योरिटी पैसा ले रहा था। यहाँ पे ड्रॉई क्या कर रहा है? बिफोर मैच्योरिटी ड्रॉर को पैसा दे रहा है। तो जितना जल्दी आप पैसा ले रहे हो उतने का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। टेक्निकली ड्रॉई अगर ड्रॉर को पैसा पहले दे रहा है तो उस डिस्काउंट को नाम देते हैं रिबेट का। अगर ड्रॉर बैंक से पैसा जल्दी ले रहा है बिल्कुल डिस्काउंट करवा के, तो उसे डिस्काउंट नाम दे दिया जाता है। और अगर ड्रॉई पैसा नहीं दे रहा है, बिल डिसऑनर कर रहा है और कुछ दिनों बाद में पैसा दे रहा है, तो उसे टेक्निकली क्या नाम दे दिया जाता है? इंटरेस्ट का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिस्काउंट हो, रिबेट हो और इंटरेस्ट हो, वो सारा का सारा खेल इंटरेस्ट को लेकर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस ध्यान रखिएगा, अगर ड्रॉई बिफोर मैच्योरिटी पैसा दे तो हम कौन सा नाम यूज लेंगे? रिबेट। अगर वो ड्रॉर बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाए तो उसे क्या नाम देंगे? डिस्काउंट का।
और अगर ड्रॉई बाद में पैसा देगा और नए बिल पर इंटरेस्ट लगेगा तो अकाउंटिंग किस नाम से होगी? इंटरेस्ट। आ गई बात समझ? अब लिखो, फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई। Following entries will be passed in the books of drawer and drawing. ड्रॉअर को पैसा मिलेगा बीआर का, रिबेट अलाउ करके। बैंक अकाउंट डेबिट, rebate account debit to BR, बैंक अकाउंट डेबिट, rebate अकाउंट डेबिट टू BR। ड्रॉई की बुक में एंट्री होगी BP अकाउंट डेबिट टू बैंक टू rebate। लिखो बेटे, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक टू rebate। देखो बिल कितने का था, सपोज 10,000। मान लो रिबेट कितना परसेंट से दे रहा है? 6%। तो 10,000 मल्टीप्लाई 6। बिल था एक्चुअली 3 महीने का और 1 महीने पहले पैसा मिल गया, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12। आई बिलीव 50 रुपए का शायद रिबेट आएगा। आप चाहो कैलकुलेट करके देखो, 50 रुपए का रिबेट आएगा। करना देखेंगे कैलकुलेटर। 10,000 आ गया 50 रुपए। तो अब ड्रॉअर को बीआर जाने से कितने रुपए मिलेंगे? 9,950। जबकि बीआर कितने का गया होगा? 10,000। तो 50 रुपए कम आए बेटा, तो उस 50 रुपए को खर्चा मानते हुए रिबेट अकाउंट में डेबिट कर दिया अपन ने। अच्छा, ड्रॉई को अपने बीपी का पेमेंट एक्चुअल में कितने का करना था? 10,000। लेकिन उसने वही बीपी का पेमेंट कितने रुपए में ही कर दिया? 9,950। तो जिसने 50 रुपए कम पे किए उसकी इनकम हो गई बेटा। इसलिए देखो, ड्रॉई की बुक में रिबेट नाम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एज ए इनकम, और ड्रॉअर की बुक में रिबेट नाम का अकाउंट डेबिट हो रहा है एज एन एक्सपेंस। बोलिए बेटे, बात समझ में आई? अब हम लोग कल क्या करेंगे, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, अब तक हमने देखे 4 केसेस पढ़ लिए। कंडीशन नंबर 1 पढ़ ली, जिसमें 4 केसेस में बिल का पेमेंट होता ही होता है। कंडीशन नंबर 2 पढ़ ली, जहां पे बिल डिसऑनर हो जाता है, और चारों केसेस में अकाउंटिंग पढ़ ली। रिन्यूअल ऑफ बिल पढ़ लिया, रिटायरमेंट ऑफ बिल पढ़ लिया। कल हम लोग करेंगे हमारे इलस्ट्रेशंस। उन इलस्ट्रेशंस में अब तक जितना पढ़ा है उनकी छोटे 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 कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक पूछ लेगा। चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? जर्नल एंट्री। तो इट्स माय सजेशन, घर जाके सारी एंट्रीज को एक बार दोबारा से रिकॉल करना। फिर हम लोग जब इलस्ट्रेशंस करेंगे तो इनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो समझ में आ जाएगा आप लोग। ठीक है बेटा? कुछ पूछना है अभी आपको? चलो कल मिलते हैं फिर। ओके बेटा।